हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 में व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं। और हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है वाई प्राइवेट ओनरशिप, यानी कि ज्यादातर जितनी भी इकोनॉमीज हैं जो वेल डेवलप्ड हैं, ठीक है, वहां पे जो ज्यादातर चीजें जो कंट्रोल में है ना वो किसकी है? प्राइवेट सेक्टर की। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज को देखो जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जहां पे बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजंस कौन लेता है? प्राइवेट सेक्टर लेता है, यानी कि डिमांड सप्लाई लेते हैं। तो ये चीज तुम जानते हैं। लेकिन अब बात यह आई कि भैया हम बात कर रहे हैं किसकी? इंडिया की। तो इंडिया में जो है प्राइवेट ओनरशिप क्यों होती जा रही है और क्यों प्राइवेट ओनरशिप जो है वो ज्यादा बेहतर मानी जाती है गवर्नमेंट ओनरशिप से? हम सब जानते हैं, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी पढ़ा है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी पढ़ा है और हमने मिक्स्ड इकोनॉमी भी पढ़ा है। और इंडिया किसका एग्जांपल है? मिक्स्ड इकोनॉमी का, जहां पे प्राइवेट सेक्टर और दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे होते हैं, एक साथ काम करके कंट्री को चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फिर प्राइवेट सेक्टर को क्यों ज्यादा बढ़िया मानते हैं बिजनेस के लिए? क्योंकि वो जो है वो सोशल वेलफेयर पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है, वो ध्यान देते हैं एफिशिएंसी पे। यानी उनका मेन मोटिव क्या होता है? अपने गुड्स को या फिर अपनी सर्विसेज को इतना अच्छा करना कि उनकी मार्केट में डिमांड रहे, और वो जब ही रहेगी जब अपने गुड्स और सर्विस पे ध्यान से काम करेंगे, अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करेंगे, कम से कम प्राइस में प्रोवाइड करेंगे। वो लोग बात है कि सोसाइटी का वेलफेयर जो है वो साथ साथ होता रहता है। कैसे? क्योंकि सोसाइटी को क्या चाहिए? एक अच्छा बिजनेस हो जो लोगों को इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, गरीबी दूर करे, सोसाइटी के लिए थोड़ा बहुत काम कर दे, ठीक है। तो ऐसे बिजनेसेस हैं, ठीक है, और इसलिए जो है ना वो प्राइवेट ओनरशिप ज्यादा बेहतर मानी जाती है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट ओनरशिप। इसलिए मैं देखा होगा जब मैं बात करता हूँ इंडिया के इंडिपेंडेंस वाले टाइम की, तो उस टाइम पे ज्यादातर चीजें जो है ना, ज्यादातर रेगुलेशंस जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। ज्यादातर बिजनेस इंडस्ट्रीज सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, यानी गवर्नमेंट ने पूरे तरीके से बिजनेस पे अपना शिकंजा कस रखा था कि बिजनेस जो है ना उनके बिना पूछे कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अब जो है चीजें बहुत बदल गई हैं। गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से यहाँ पे रेगुलेशन को डीरेगुलेट कर दिया है, कि खत्म कर दिया है कि अब जो है आप लोग जो है अपने तरीके से डिसीजंस ले सकते हो, अपने तरीके से बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हो। हाँ, कुछ चीजें हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो बिजनेस को फॉलो करनी पड़ती है गवर्नमेंट की, क्योंकि वो सोसाइटी को वेलफेयर के लिए है। कि जैसे मान लो आप पोल्यूशन नहीं करोगे, ठीक है, वैसे वो अलग बात है, सब चीजें होती हैं, पोल्यूशन भी होता है, चाहे वो नॉइस हो, वाटर हो, एयर पोल्यूशन हो, और बिजनेस करती नहीं है ऐसा, लेकिन गवर्नमेंट को रोक नहीं पाती है, ये भी रोकने की कोशिश नहीं करती है, ठीक है। तो लेकिन हम ये मानते हैं, इसलिए ये डिवाइड किया गया था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो एफिशिएंट तरीके से खुद डिसीजन लेके अच्छे तरीके से काम कर सके और एक इकोनॉमी को बेहतर बना सके, और यही नहीं इंडस्ट्रीज की ग्रोथ जो है वो भी काफी तेजी से होना शुरू हो जाए। अब ये चीज समझते हैं यहाँ पे। तो प्राइवेटाइजेशन इज बिलीव दैट प्राइवेट ओनरशिप लीड्स टू बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे ये बिलीफ है कि जो प्राइवेट ओनरशिप है वो क्या करता है? वो बेटर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करता है एंड मोर एफिशिएंट एलोकेशन, और जो है मोर एफिशिएंट एलोकेशन करता है। अनदर ग्लोबल ड्राइवर फॉर प्राइवेटाइजेशन हैज बीन गवर्नमेंट्स। और अगर मैं दूसरे ग्लोबल ड्राइवर की बात करूं प्राइवेटाइजेशन के अंदर, तो वो हमारे कौन से हैं? गवर्नमेंट्स चैलेंजेस इन रेजिंग हाई टैक्सेस एंड डेवलपिंग रोबस्ट मनी मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। क्योंकि कई बार जो है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इन्होंने क्या लिखा है कि अनदर ग्लोबल ड्राइवर फॉर प्राइवेटाइजेशन, कि प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? हैज बीन गवर्नमेंट्स चैलेंजेस इन रेजिंग हाई टैक्सेस, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा चैलेंज फेस कर रही है हाई टैक्स रिवेन्यू जनरेट करने में, यानी गवर्नमेंट को टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। जैसे आज भी अगर हम बात करें, आज भी हमारे देश में ना इतनी बड़ी आबादी है, कितनी बड़ी आबादी है जो है, हमें 140 करोड़ लोग हैं, 8 करोड़ लोग जो है ना, 8 करोड़ लोग वो इनकम टैक्स भरते हैं। इनकम टैक्स सिर्फ जो है 8 करोड़ लोग भर रहे हैं, और 8 में से भी 3 करोड़ टैक्स भरते हैं, बाकी जो 5 करोड़ वो नील भर के निकल जाते हैं। तो वो हालात हमारे देश के। तो जिस चीज की वजह से ना जो गवर्नमेंट है कि भाई पैसा तो भी कलेक्ट नहीं कर पाए लोगों से, इससे बड़े क्या करते हैं? प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ देते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को छूट दे देते हैं कि वो अपने तरीके से मार्केट्स को रन करे। उससे बेनिफिट क्या होगा? गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करेगी बिजनेसमैन से, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर देगी, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होगा। और जो टैक्स है वो कौन पे करेगा? यहाँ पे कंज्यूमर पे करेगा। किसको? बिजनेसमैन को, यानी कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स भरता है, वो टैक्स लगाया जाता है प्रोड्यूसर के ऊपर, लेकिन प्रोड्यूसर जो है उसे प्राइस में करके पे उसे कंज्यूमर को ही करना पड़ता है, ठीक है। तो जिस तरीके से जो है ना वो गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्शन भी क्या होता है? ईजी हो जाता है अगर गवर्नमेंट
प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करती है। तो वो चीज थी यहाँ पे। अगला पॉइंट समझते हैं, इन इंडिया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1991 पार्ट ऑफ ब्रॉडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो जो इंडिया में बात करते हैं, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है स्टेटमेंट ऑफ 1991, जहां पे मैंने बात करी हुई थी फर्स्ट चैप्टर में कि यहाँ पे जो हमारा लिबरलाइजेशन आ गया था, यानी कि हमारी इकोनॉमी जो है वो मर्ज हो गई थी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, जहां पे हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर दिया था। तो वो ये हमारा वो टाइम पीरियड था। तो पार्ट ऑफ ब्रॉडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रपोज्ड द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट होल्डिंग्स। तो यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट की किस चीज की, गवर्नमेंट की होल्डिंग्स की, इन सेलेक्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पीएससी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इनहेंस देयर परफॉर्मेंस। और इसी से था कि हम जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाएं, दूसरा इनहेंस देयर परफॉर्मेंस, और उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ा पाएं। तो ये चीज थी हमारे पास यहाँ पे। तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो काफी जरूरी था एक इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल लेवल पे डेवलप करने में, क्योंकि गवर्नमेंट उस चीज में नाकाम थी, गवर्नमेंट वो चीज अच्छे से नहीं कर पा रही थी। और उसका एक मेन रीजन ये भी था कि उस टाइम पे लोग ना इंडस्ट्रीज कम डेवलप कर रहे थे। उसका एक मेन रीजन ये था, पहला रीजन तो ये है कि पब्लिक फैसिलिटीज ना होना, क्योंकि हम जो जानते हैं कि अर्बन एरियाज में तो फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, पावर सप्लाई, ठीक है, अच्छे रोड्स, तो हर चीज का सिस्टम जो है वो काफी अच्छा है कहाँ पे, अर्बन एरियाज में। लेकिन वही मैं कंपेयर करूँ उससे रूरल एरियाज, तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं हो रही थी। दूसरा रीजन एक और था कि उस टाइम पीरियड में, यानी कि मैं बात करूं इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद, वहां पे जो गवर्नमेंट जो है वो अच्छे तरीके से बिजनेस को रेगुलेट कर रही थी, यानी कि बिना गवर्नमेंट से पूछे बिजनेस कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो एक तरह से भाई कंट्रोल था उनका गवर्नमेंट का बिजनेस के ऊपर। लेकिन जिसकी वजह से ना बिजनेसमैन जो है वो डिमोटिवेट हो रहे थे कि यार हम क्यों करें, सब कुछ तो गवर्नमेंट के कहने पे करना पड़ रहा है, लाइसेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करी है, जब मर्जी बंद कर देती है, टैक्स रेट इतना ज्यादा है। ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को डिमोटिवेट कर रहे थे, इसलिए जो है इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया कि भाई अब जो है डिरेगुलेट कर दिया इंडस्ट्रीज को, तो अब जो है इंडस्ट्रियल जो भी हमारे इंडस्ट्रियल पर्संस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपना डिसीजन खुद ब खुद ले सकते हैं इंडस्ट्रीज को बेहतर करने के लिए, ग्रो करवाने के लिए और डेवलप करवाने के लिए। तो वो चीज थी यहाँ पे। तो ये हमने समझा इस क्वेश्चन का आंसर कि वाई प्राइवेट ओनरशिप, कि धीरे धीरे हम जो है वो प्राइवेट ओनरशिप की तरफ क्यों बढ़ते जा रहे हैं। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पे, द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, कि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या थी गवर्नमेंट की ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स। ये 3 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड था, यानी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। कौन कौन सी है? फर्स्ट प्रिंसिपल है सिटीजन्स हैव द राइट टू ओन शेयर पीएससीज। जो सिटीजन्स हैं उनके पास क्या है, हैव द राइट टू ओन शेयर ऑफ पीएससी। वो पीएससी हमारे कहने के ऊपर था पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, यानी कि वो सेक्टर जिसे गवर्नमेंट खुद रन कर रही है, तो उनका उन पे हक था किनका, लोगों का। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, पीएससीज रिप्रेजेंट नेशनल वेल्थ, और जो पीएससीज हैं यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है वो दिखा रहे हैं नेशनल वेल्थ को कि हमारी वेल्थ कितनी अच्छी है, विच शुड बी हेल्ड बाय द पीपल, और ये वो वेल्थ भी दिखा रही है जो लोगों के पास है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ पे, द गवर्नमेंट मस्ट रिटेन मेजोरिटी शेयर होल्डिंग्स। अब गवर्नमेंट को जो है वो इसकी शेयर होल्डिंग्स मेजोरिटी अपने पास रखनी पड़ती थी, एटलीस्ट 51%, एंड द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द पीएससीज ड्यूरिंग डिसइन्वेस्टमेंट, और ड्यूरिंग डिसइन्वेस्टमेंट और जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो भी इनके पास होता था। तो ये जो है ना, ये हमारे क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है किसकी, गवर्नमेंट की, जो इन 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर क्या था, बेस्ड था। यानी कि मेजोरिटी शेयर्स जो है ना वो पीएससीज के गवर्नमेंट के खुद के पास होते थे, यानी कि 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास होते थे, ताकि गवर्नमेंट जो है वो मैनेजमेंट को अपने तरीके से कर पाए, और मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस वही पर्सन कर सकता है जिसके पास मेजोरिटी शेयर्स मौजूद हैं। और ऐसा सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं था, प्राइवेट सेक्टर में भी यही होता है। प्राइवेट सेक्टर में जिस पर्सन के पास मेजोरिटी शेयर्स होते हैं वही कंपनी के ग्रोथ डिसीजंस लेता है, तो वही चीज यहाँ पे भी है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इनिशिएटिव्स सिंस जुलाई 1991। अब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो हमारी 1991 से चालू है, जुलाई 1991 से, हैव बिल्ड ऑन पास्ट इंडस्ट्रियल अचीवमेंट, और जो किसके ऊपर बेस्ड है, पास्ट इंडस्ट्रियल अचीवमेंट्स के ऊपर, एंड एम्ड टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंडियन इंडस्ट्री इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव। और इनका काम क्या था कि ये जो है वो हमारी इंडियन इंडस्ट्री को क्या बनाएंगे, इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। क्योंकि 1991 के आसपास हम लोगों ने एक तो लिबरलाइजेशन शुरू कर दिया, ग्लोबलाइजेशन शुरू कर दिया, हमने ट्रेड ओपन कर दिया था, ताकि जो हमारी डोमेस्टिक बिजनेस है, डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं, वो कम्पीट कर सके इंटरनेशनल बिजनेस के साथ। और जब वो कम्पीट करेंगे तो
उसका बेनिफिट क्या हुआ कि हमारी कंट्री के अंदर क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, यानी कि अब जो है वो दूसरी कंपनीज यानी कि एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकती हैं, इससे फॉरेन करेंसी बढ़ेगी हमारे पास, ठीक है। एक बेनिफिट क्या होगा, लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलेगी, जब कंपटीशन राइज करेगा तो हम जो है वो बेहतर इनोवेशन के बारे में सोचेंगे। तो ये सब बेनिफिट थे उस टाइम पे कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट करने के। अगर मार्केट कॉम्पिटिटिव क्रिएट नहीं होती तो ये सारी चीजें हमें जो है नेगेटिव दिखाई दे रही होती है उस टाइम पे। तो ये सब चीजें थी। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, वो क्या आता है वो समझते हैं। इसके बाद ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो कैसी थी, तो पहला पॉइंट क्या आया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ FY 9.5% थी, यानी कि 9.5 फाइनेंशियल के अंदर 9.5% की जैसे जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिल रही थी हमें। दूसरा सब सेक्टर परफॉर्मेंस, और जो बाकी सब सेक्टर हैं यानी कि इंडस्ट्रीज के अलावा जो इंडस्ट्रीज के सबऑर्डिनेट फैक्टर जो हमारे सेक्टर्स हैं सॉरी, ठीक है, वो कौन कौन से थे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, सब सेक्टर्स अचीव्ड नियर डबल डिजिट ग्रोथ। तो यहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ हुई थी, ठीक है, और डबल डिजिट ग्रोथ माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई आल्सो रिकॉर्डेड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो जो हमारा वाटर है, चाहे वाटर सप्लाई हो, चाहे या फिर हमारे पास यहाँ पे पावर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, क्वेरिंग हो, माइनिंग हो, इन्होंने भी जो है पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई थी फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर। यानी कि मैं कहता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 2024 हमारा काफी बेहतर रहा, और यूपी हम जो है वो कोविड के बाद जो है ना काफी तेज रिकवर कर पाए हैं, अपनी इकोनॉमी को काफी तेज रिकवर करवा पाए हैं। हमारा स्टॉक मार्केट काफी तेजी से ग्रो हो गया है, इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो हो गई है। यानी कि कोविड ने जितना अदर कंट्रीज को हार्म किया है उतना हमें हार्म नहीं कर पाई, हम जो है वो बहुत तेजी से उस चीज से रिकवर कर गए। बस एक चीज दिक्कत रहेगी, वो क्या, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है इसके बाद, मैन्युफैक्चरिंग शेयर। अगर हम बात करूं मैन्युफैक्चरिंग शेयर के बारे में, तो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जो अलग अलग गुड्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, तो इन फाइनेंशियल ईयर 2023 द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शेयर ऑफ टोटल ग्रोस वैल्यू एडेड एट करंट प्राइसेस वाज 14.3%। तो मैन्युफैक्चरिंग शेयर की वजह से ना जो हमारा इसका जो टोटल रोल था ग्रोथ का वो कितना था, 14.3% था। किसके अंदर, GVA यानी कि ग्रोस वैल्यू एडेड के अंदर। द आउटपुट शेयर वाज 35.2 और जो आउटपुट शेयर कितना था 35.2% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो इंडिकेटिंग सिग्निफिकेंट बैकवर्ड लिंकेज नॉट फुल्ली कैप्चर्ड विद इन इट्स वैल्यू एडेड शेयर। तो इस तरीके से जो है हमने जो है वो लगातार वैल्यू ऐड करी मैन्युफैक्चरिंग के गुड्स और सर्विसेज की। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट। अगर हम बात करें एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट की, तो ये क्या है, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वाज ओवर द लास्ट डिकेड वाज 5.2%। तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसका अगर हम बात करें एनुअल ग्रोथ रेट की, वो लास्ट कुछ डिकेड से लगातार नहीं चल रही है 5.2% के आसपास, यानी कि लास्ट डिकेड से हमने 5.2% से ग्रो कर लिया था। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर थे ना वो भी काफी रैपिडली काफी तेजी से ग्रो कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं ओपन देख लिया। अब अगला पॉइंट जो हमारे पास है, कुछ की सेक्टर देखनी है जो काफी उभर के आए थे इस टाइम पीरियड के अंदर। एक तो पहला क्या आता है, परफॉर्मेंस ऑफ की सेक्टर। अब परफॉर्मेंस ऑफ की सेक्टर देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से। पहला है सीमेंट। अब अगर मैं सीमेंट की इंडस्ट्री की बात करूँ तो मैंने बताया भी था पिछली वीडियो के अंदर कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट का। पहले पे कौन है, चाइना, दूसरे पे कौन सा हमारा इंडिया। तो सीमेंट क्या है, इंडिया वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन GVA, अगर हम बात करते हैं ग्रोस वैल्यू एड के अंदर का शेयर कितना है, करंट प्राइस के बेस पे, ध्यान रखना करंट प्राइस के बेस पे है। और करंट प्राइस के बेस पे हम ये बात करते हैं, हम नॉमिनल GDP की बात करते हैं, या फिर हम कहते हैं ये नॉमिनल GVA है, जो कितना था 14.3% रोल था सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री का। इतना अच्छा रोल था इसका, इतना अच्छा शेयर था। दूसरा था स्टील इंडस्ट्री। तो हाईएस्ट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो जो हमारा स्टील है उसकी प्रोडक्शन जो है वो काफी हाई थी, ठीक है, प्रोडक्शन भी और कंजप्शन भी इन फाइनेंशियल 2024 के अंदर। फिर जैसे कहता है कोल। अगर हम बात करते हैं कोल की, तो इंडिया प्रोड्यूस 997.2 मिलियन टन्स ऑफ कोल। तो इंडिया ने प्रोड्यूस किया कितना, 997.2 मिलियन टन्स ऑफ कोल इन फाइनेंशियल ईयर 2024। ये भी एक अच्छा नंबर था। फिर था फार्मास्यूटिकल्स, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कोल तो आपको दिखेगा भाई, कोल तो चलो एक हमारा क्या है, फॉसिल फ्यूल है ना। फॉसिल फ्यूल क्यों कौन से होते हैं,
जो जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, जो डेड प्लांट और जब डेड एनिमल उनके जरिए बनाया जाता है, उनके जरिए बनता है, ठीक है, वो चीज़। फार्मास्यूटिकल्स यानी कि फार्मा यानी कि दवाइयाँ, उसमें भी हमारा कम रोल नहीं रहा। दवाइयों में तो हमेशा से बेहतर रहे, क्योंकि हम जो है वो जेनरिक मेडिसिन, चाहे वो आयुर्वेद हो, जेनरिक मेडिसिन हो, यानी कि टॉप क्लास की मेडिसिन जो है वो कम से कम प्राइस में हम यहाँ पे बना पा रहे थे। जैसे हमने कोविड की वैक्सीन खुद तैयार करी, हम तो किसी कंट्री डिपेंडेंट नहीं थे वैक्सीन के लिए, हमने खुद ही रिसर्च के जरिए वैक्सीन बनाई थी कोविड की भी। तो वो चीज़ यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फार्मास्यूटिकल के भी, यानी कि दवाइयों के भी। यहाँ पर इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 20% ऑफ द ग्लोबल जेनरिक ड्रग एक्सपोर्ट बाय वॉल्यूम, यानी कि जितना भी टोटल वॉल्यूम में एक्सपोर्ट होता है ना, उसका 20% का पार्ट सिर्फ किसका है, ये अकेले देश इंडिया का। वो चीज़ यहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट में क्या आता है, टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों के से रिलेटेड जो चीज़ें हमारी वो कितनी है, तो 10.6% जीवीए कॉन्ट्रीब्यूशन। तो 10.6% जीवीए कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, टेक्सटाइल का है, ठीक है। सेकंड एक्सपोर्टर ग्लोबली, और हम जो है इसके सेकंड एक्सपोर्टर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी जितने भी एक्सपोर्टर है ना, ठीक है, टॉप 5 एक्सपोर्टर टेक्सटाइल के, उसमें हम सेकंड नंबर पे आते हैं। सिक्स पॉइंट कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि लैक है, इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे देश में इतनी नहीं हो रही है। सिर्फ 4% रोल है इसका जीडीपी के ऊपर, जो ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आजकल जो है जो भी अप्लायंसेस हम यूज कर रहे हैं सब किस पे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो इसके हिसाब से 4% रोल से जीडीपी में थोड़ा सा मैं क्या मानता हूँ यहाँ पे कम है, लेकिन ग्रोथ इसके अंदर भी हुई है। फिर क्या था हमारे पास यहाँ पे, ऑटोमोबाइल। अगर बात करें ऑटोमोबाइल की तो 4.9 मिलियन, तो 4.9 मिलियन पैसेंजर व्हीकल्स जो है ना ये तैयार हुए थे कब, फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर। 2024 के अंदर 4.9 मिलियन व्हीकल्स बनाए गए इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, जिसमें हमारा 2 व्हीलर भी आता है, 3 व्हीलर भी आता है, और कमर्शियल व्हीकल इसका पार्ट नहीं बनेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सिर्फ कौन से पैसेंजर व्हीकल्स हैं जो लोग डेली यूज में लेके आते हैं। तो ये हमारा कुछ डाटा था कि हम जो है वो इंडस्ट्री लेवल पे किस तरीके से काम कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन जो है वो क्यों होता जा रहा है, और गवर्नमेंट इसके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज लेके आ रही है, और हम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे या फिर बाकी सेक्टर्स के लेवल पे किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में एक तरह से इंडिया का ओवरव्यू ले लिया कि इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज के लेवल पे वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। अगली वीडियो में बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है। अभी तो हमने प्रॉब्लम्स देखे ही नहीं है, चैलेंजेस नहीं देखे हैं कि किस किस तरह के चैलेंजेस जो है वो इंडिया को फेस करने पड़े थे इंडस्ट्री लेवल पे, और उसके लिए कौन कौन से जो सोल्यूशन है वो निकाले गए, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब और बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर।